गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जी के पढ़ना हमने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल 2 दिन हमने क्लासेस ले ली हैं, वेडनेसडे थर्सडे। हरियाणा का एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग शायद थोड़ी थोड़ी तुम लोगों को हो गई होगी कि हरियाणा कैसे बना, पंजाब से हरियाणा किन कारणों से अलग हुआ, और हरियाणा जब अलग हुआ तो उसको कितना प्रतिशत मिला पंजाब का। उस 35% पंजाब से मिले इलाके में हमारे 7 जिले थे, घर JKM। इन 7 जिलों को काट काट के हमने आज अपने 22 जिले बना लिए। इस 7 जिलों के बाद हमें 1 इंच भी जमीन किसी से नहीं मिली, इन 7 में ही काट छांट करके ये 22 बनाए गए हैं। मैंने सारा सीक्वेंस तुम्हें समझाया था कि कैसे 1 नवंबर 1966 के बाद लगातार कुछ कुछ सालों में लगातार बनते गए, और उम्मीद करती हूँ सबने वो याद भी कर लिया होगा। जिनको आगे बढ़ना है उन्हें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 1966 के बाद 72 में 2 बने थे, सोनीपत भिवानी। अब ये तुम्हें जबानी याद होना चाहिए। 73 में कुरुक्षेत्र, 75 में सिरसा, 79 में फरीदाबाद, फिर 10 साल का गैप आया। 89 में KRPY 4 जिले, 89 के बाद 95 में पंचकुला, 97 में FJ फतेहाबाद झज्जर, इसके बाद 2004 में बनना था लेकिन बना 2005 में सत्यमेवपुरम मेवात यानी नूह, 2008 में पलवल, और 2016 में 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी। इस तरह करते करते 22 जिले विद डेट तुम्हें मैंने बताए थे, महीना दिन तारीख कुछ भी पूछ सकते हैं। पिछले सारे एग्जाम्स उठा के देखो, बहुत बार ऐसे पूछ लेते हैं कि इस जिले का गठन कब हुआ, तो हमें ये शब्दशः याद होना चाहिए हर एक जिला कौन सा किस सन में बना, किस महीने में और किस तारीख पे। कुछ भी नहीं था। 1 नवंबर 66 को घर JKM और KRPY 11 तो सीधे थे। फिर हमने याद किया था प और फ भी 15 अगस्त के हैं, एक जैसे से 15 अगस्त। कौन कौन से थे वो? पलवल था, फरीदाबाद था, और एक अपना पंचकुला था। जो ये F और J हैं यानी फतेहाबाद और झज्जर, ये बने थे हमारे 15 जुलाई को, आज़ादी से ठीक 1 महीना पहले। और सिरसा आज़ादी से 11 दिन बाद यानी 26 अगस्त 1975 को। और तो कुछ याद ही नहीं करना था। मेवात में एक तरीका था 4-4-5 वाला, 4-4-4 होता तो और आसान था, लेकिन कोई बात नहीं, 4-4-4 4-4-5, इसका मतलब 4 अप्रैल 2005। और ये नवंबर सबसे नया वाला है, 16 नवंबर 2016। तो बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आप लोगों को मंडल बताए थे कि कैसे दिमाग में सेट करना है। एक इमेज से मंडल बता दिए थे कल मैंने सारे ड्रॉ करके। सबसे ऊपर मैप में क्या था? पंचकुला। पंचकुला के साइड में, इसमें मैप कहाँ खुलेगा दोबारा से? पंचकुला के साइड में अंबाला, अंबाला के बिल्कुल साइड में यमुनानगर, उन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के पैरों की तरह एक तरफ कैथल, एक तरफ करनाल, फिर करनाल की पट्टी आ जाओ यमुना के किनारे किनारे। मैप खोल दो वो कलरफुल वाला। तो उसमें क्या देखा था हमने? फिर ऊपर वाले मंडल में 4 जिले कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। देखो ये रहा कल जो हमने पढ़ा था। सबसे ऊपर इसमें अंबाला था, ये पंचकुला था, ये एक बेल्ट थी ना, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। ऊपर के 4 जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, पंचकुला है सबसे ऊपर, और अकेला पंचकुला है जो आपकी राजधानी चंडीगढ़ को टच करता है। बाकी हमारे पूरे 22 में से 21 जिलों की कोई सीमा हमारी राजधानी से नहीं टच होती। हमारी सिर्फ एक जिले की सीमा राजधानी से लगती है और वो है पंचकुला। मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ और पंचकुला, एक रोड के इस तरफ चंडीगढ़ का हिस्सा पड़ गया, इस तरफ पंचकुला का। ये पंचकुला इकलौता है जो चंडीगढ़ को टच करेगा। पंचकुला के ठीक नीचे है अंबाला, जो आप रेड कलर में देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर में अंबाला। इसके आगे अगर हम जाएं, अभी हम इसी को फोकस करते हैं, मैप के इस हिस्से को देखो ध्यान से ताकि तुम्हें ये समझ में आ जाए। ये देखो 4 इकट्ठे, ये तुम्हें विजिबल होंगे। सबसे ऊपर पंचकुला है, ये ग्रीनिश टाइप में, जो ये पतला सा लंबा सा देख रहे हो ये अंबाला है। इसके इस तरफ ये थोड़ा बड़ा सा यमुनानगर है, और इसका नाम यमुनानगर इसीलिए है क्योंकि यमुना की एंट्री यहीं से होती है हमारे राज्य में। वैसे तो यमुना ऊपर से आती है, यमुनोत्री से, लेकिन यमुना की एंट्री यहीं से है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यमुनानगर। ये बाउंड्री जो देख रहे हो ना, ये यमुना इसके साथ साथ चलती चली जाती है। हमारे और यूपी के बीच में नेचुरल बाउंड्री है ये यमुना की।
ठीक है। तो ये यमुनानगर, सबसे ऊपर पंचकुला, फिर ये लंबी सी पट्टी अंबाला की, फिर ये यमुनानगर, इनके नीचे आ गया कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के देखो पैरों की तरह, कुरुक्षेत्र ऊपर, इसके नीचे की तरफ है, ऊपर कैथल, नीचे करनाल, क्योंकि करनाल तो इस पट्टी में आएगा और कैथल उस पट्टी में आएगा। तो सबको समझ लेने हैं, ऊपर के चार अब दिमाग में छपने चाहिए। ये पंचकुला, उसके साइड में जाएंगे तो अंबाला, उसके और साइड में यमुनानगर, उन दोनों के नीचे पड़ता है कुरुक्षेत्र। देखो ये रहा, दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र है, इसके साइड में ये, इसके साइड में ये, और इन दोनों के नीचे कुरुक्षेत्र। तो पंचकुला ऊपर रह गया, वो किसी से टच नहीं होगा, वो सिर्फ एक जिले को टच करता है, हमारे अंबाला को। पंचकुला अकेला हमारी राजधानी को टच करता है, और पंचकुला दो जिले हैं आपके राज्य में जो एक एक जिले को टच करते हैं, बाकी सब तो कई कई को टच करते हैं। एक पंचकुला है जो आपके इकलौते अंबाला को टच करेगा, और एक इधर पढ़ेंगे सिरसा है जो सिर्फ फतेहाबाद को टच करेगा। बाकी सब देखो, अब करनाल है पानीपत के साथ, जींद के साथ, कैथल के साथ, कईयों के साथ टच है, कुरुक्षेत्र भी देखो कईयों के साथ, ऐसे सब कई कई जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन आपके राज्य के दो जिले हैं, एक ऊपर वाला पंचकुला और एक साइड में पढ़ेंगे अभी सिरसा। ये दोनों सिर्फ एक एक के साथ टच होते हैं, कहने को हमारा हिस्सा है लेकिन इनकी बाउंड्री सिर्फ एक के साथ, हमारे पंचकुला के दिखाई दे रहे ना, अंबाला के साथ बाउंड्री है, बाकी किसी को टच नहीं करता। उम्मीद है ये चार समझ में आए होंगे। अब इसके आगे की पट्टी देखो, इसके आगे की पट्टी में हमें ये वाला हिस्सा देखना है, ये तीन, बस इन पे नजर रखो, ये तीन, ये जो थोड़ा डार्क कलर है, ये लाइट कलर, और ये तीनों काई रंग टाइप का। तो ये है आपका कैथल, ये है आपका करनाल। ये किसके पैरों की तरह है? कुरुक्षेत्र के दो पैर मान लो, कुरुक्षेत्र ऊपर धर्मनगरी, उसके दो पैर ऊपर जो पंजाब की तरफ है ये कैथल, और जो अपने यमुना की तरफ बहते हुए की तरफ है ये करनाल। ठीक है, के ये तीन जो है ना ट्रिपल के, देखो ये रहे कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, इनमें चावल सबसे ज्यादा पैदा होता है। इन तीनों में, इस पट्टी में के चावल की बहुतायत है, बासमती चावल की, इसीलिए करनाल को धान का कटोरा भी कह देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मिले जिसमें कि चावल निकाला जाता है वो है आपकी सोनीपत में। ध्यान से सुनना, अगर पूछे सर्वाधिक चावल का प्रोडक्शन तो तुम कहोगे कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, के की पट्टी। लेकिन धान, भाई खेत में तो धान ही लगता है, धान को निकालने के लिए जो मशीनें हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं, धान ज्यादा निकालने की सुविधा सोनीपत में है, इसलिए सोनीपत को धान की कटोरी कहते हैं। धान का कटोरा पूछेंगे तो करनाल को, लेकिन धान की कटोरी कहेंगे तो सोनीपत को। चावल की कटोरी लिख देते हैं, चावल क्योंकि निकाले जाते हैं। इसके बाद ध्यान से सुनो, बासमती चावल का सबसे बड़ा बाजार पानीपत में है। कितनी अजीब बात है, देखो एक जैसे क्वेश्चन आंसर अलग अलग, और एचएसएससी की तो आदत है बच्चों को दुखी करने की। तो ध्यान से समझना, अगर कहें सर्वाधिक चावल कहां पैदा होता है तो आप कहोगे इस पट्टी में, के इनमें भी पूछे किसमें तो करनाल में। इस पट्टी में धान ज्यादा पैदा होता है, ये धान का कटोरा है, ये चावल की कटोरी है। सबसे बड़ा मार्केट जहां से बासमती चावल का निर्यात किया जाता है विदेशों में, ये है पानीपत। यानी यहां से लेके, इस ब्लू से लेके और इस ग्रीन तक चावल का प्रभाव है तो पूरे हरियाणा में, लेकिन इसमें ज्यादा। के चावल धान उत्पादन में नंबर 1, चावल की कटोरी सोनीपत, क्योंकि चावल निकालने की मिल ज्यादा है यहाँ। इसके बाद बासमती चावल का प्रोडक्शन तो हो गया के में, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट जो डेवलप किया निर्यात के हिसाब से वो पानीपत में। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, ये चार हो गए थे, इनको हटाते हैं। इस पट्टी पे देखो, कैथल, करनाल, पानीपत, ये तीनों एक मंडल में आते हैं। इन तीनों में डीसी बैठते हैं, आईएएस अफसर जो होते हैं डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और इन तीनों को कोई प्रॉब्लम हो तो करनाल मंडल है एक, क्योंकि मंडल 6 हैं, घर के एफ, तो वो करनाल मंडल में जो है वो मुखिया बैठेगा, जिसको आप कहेंगे आयुक्त, वो कमिश्नर होगा। इन तीनों की प्रॉब्लम होगी तो करनाल का कमिश्नर देखेगा। वैसे इसमें भी डीसी है, इसमें भी डीसी है, इसमें भी, ये तीनों आईएएस ऑफिसर्स हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आ जाओ, अब इधर तुम्हें ये चार रंग दिख रहे होंगे, ये चार बड़े बड़े, देखो जरा, यहां से सिरसा, देखो कितना बड़ा एरिया, नंबर 1 है एरिया में सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया। अभी एक का ही बता रही हूँ, वैसे सबके याद करने पड़ेंगे 22 के 22, फिर भी अभी एक सुन लो, 4277, इसको ऐसे याद कर लो, 4 दोस्त 7 है, ऐसे याद कर सकते हैं ना इजीली। तो 4277 सबसे बड़ा एरिया। अभी कुछ साल पहले तक आपका भिवानी सबसे बड़ा था,
लेकिन जैसे ही चरखी दादरी अलग हुआ 16 नवंबर 2016 को, तो भिवानी सिकुड़ गया, क्योंकि चरखी दादरी काफी बड़ा हिस्सा अलग हो गया ना इसका। इसीलिए आज अगर आपसे पूछे नंबर 1 कौन है, तो आप कहेंगे सिरसा एरिया में नंबर 1 है। कितनी अजीब बात है, ध्यान से देखो, इतना बड़ा एरिया, लेकिन हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ एक जिले को टच करता है। सीमा दिख रही है रेड कलर की, फतेहाबाद को। ऐसे ही सेम जैसे कि पंचकुला ने टच किया था अकेले अंबाला को। तो यानी 2 जिले आपके हैं जो एक एक के साथ सीमा टच करते हैं। कौन से 2 जिले? सबसे ऊपर पंचकुला, अंबाला के साथ सीमा टच थी, और इधर आ जाए तो जो सबसे बड़ा एरिया में है सिरसा, वो सिर्फ अकेले फतेहाबाद को टच करता है। हिसार देखो नीचे रह गया, हिसार और सिरसा टच नहीं है, बाउंड्री अलग है दोनों की, आपस में मेल नहीं है। यहां से अगर इस तक पहुंचना है तो फतेहाबाद का रूट पकड़ना पड़ेगा, चाहे बॉर्डर क्रॉस करके जाएं, मतलब फतेहाबाद का, और किसी का नहीं। लेकिन फिर भी देखो फतेहाबाद टच है सिर्फ। तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा? सिरसा। अब इस पट्टी को देखो, जो सबसे बड़ी पट्टी है हरियाणा में, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, यानी इस ब्लू कलर से लेके ये पिंक तक पूरा, और फिर ये लाइट ब्लू तक, ये पूरी पट्टी एरिया में सबसे बड़ा। अगर पूछेंगे कौन सा मंडल है क्षेत्रफल में, तो आप कहोगे कौन सा मंडल है ये? इनके नाम में मंडल पता है ना किसका है ये? घर। तो एच कौन है? हिसार। हिसार में आयुक्त बैठता है, कमिश्नर। इसमें डीसी 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 4 डीसी हैं ये। इन चारों को कोई भी दिक्कत हो तो ये अपने कमिश्नर के पास जाएंगे, जो हिसार में बैठेगा। कमिश्नर यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा, कमिश्नर यहाँ बैठेगा। कमिश्नर बहुत सारे डिपार्टमेंट के होते हैं, वन विभाग का कमिश्नर अलग है, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो प्रशासन के मुखिया हैं, वो वाला कमिश्नर, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी पट्टी है। अब ध्यान से देखते जाओ, ये चारों की एक पट्टी भी दिमाग में बैठनी चाहिए। ऊपर के 4 कौन कौन से थे? पंचकुला, उसको टच करता अंबाला, अंबाला के साइड में यमुनानगर, अंबाला और यमुनानगर के नीचे आया था कुरुक्षेत्र। ये चारों एक मंडल में थे। कुरुक्षेत्र को सिर मान लेते हैं, उसके 2 पैरों की तरह। एक कैथल था पंजाब साइड में, और एक था करनाल। फिर कैथल, करनाल, करनाल के नीचे था पानीपत। उसके बाद फिर पट्टी अलग बदलेगी। तो ये 3 पट्टी किस किस की हुई? इसमें कौन कौन आ गए? ये कैथल, करनाल और पानीपत, ये एक पट्टी थी। तो हमने 3 देख लिए। 4 से एक मंडल बना, इन 3 से एक मंडल बना, इन 4 से। अब ये कलरफुल इसलिए बनवाया ताकि तुम्हारे दिमाग में रह जाए ये बातें। एक जैसा मैप होता है ना कलर का या ब्लैक एंड व्हाइट, तो क्लियर नहीं होता। वहां तुम्हें लगेगा कि हिसार भी टच करता है सिरसा को, लेकिन नहीं करता। ये कलरफुल मैप से दिमाग में बैठा लो, सिर्फ एक सीमा फतेहाबाद की टच होती है। इसके बाद आते हैं एक ऐसा मंडल जिसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा है। वो कौन सा मंडल है आपका? जो रोहतक मंडल है। कैसे? क्योंकि रोहतक में 5 हैं। अब तक हमने 4 पढ़ा, 3 पढ़े, 4 पढ़े, अब ये इकलौता है 5 वाला। कौन से 5? जो ये व्हाइट कलर में है, रोहतक। रोहतक के इस तरफ देखो तो सोनीपत है, देखो सोनीपत, और इस तरफ जाओगे तो भिवानी है। भिवानी जो कभी नंबर 1 था एरिया में, लेकिन अब नहीं है। तो रोहतक के राइट साइड में अगर मैप ना देखो तो राइट साइड में सोनीपत, लेफ्ट साइड में भिवानी। भिवानी से ही काट के ये ब्लू पट्टी देख रहे हो ना, ये अलग की है 2016 में चरखी दादरी। दादुर होता है मेंढक, ऐसा कहते हैं यहाँ मेंढक बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम दादुर, दादुर होता है मेंढक, उसके नाम पे इसका नाम चरखी दादरी पड़ा। बहुत सारी मान्यताएं, जिनमें से एक मान्यता ये है। तो रोहतक बीच में ले लें, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, और रोहतक के नीचे काफी लंबी सी सीमा आपको दिख रही है, ये जो ये कलर है, ये इसके साथ टच है, झज्जर। ये 5 एक मंडल हैं। इन 5 में डीसी बैठता है, और इन 5 में कोई भी दिक्कत हो तो फिर इनको अपने कमिश्नर जो कि रोहतक में बैठता है उससे बातचीत करनी पड़ती है। तो रोहतक, सोनीपत, इधर भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर, ठीक है। ये 5 हुए। ऊपर के 4, साइड के 3, इधर के 4, अब बीच के 5। आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। इसके बाद देखो गुड़गांव। ये आज जितना डिटेल समझा रही हूँ ना, अब आगे सिर्फ बातें होंगी और आपको वो इशारे पकड़ने पड़ेंगे कि मैम कौन सी बात कर रही है, किस पट्टी की। क्योंकि अब रोज रोज ये मैप से पढ़ाने का खेल नहीं चल सकता। ये तो 1-2 दिन स्टार्टिंग होती है कि बेस बनाया जाता है। अब आगे ये मैप मिनिमम यूज होगा फिर, क्योंकि फैक्ट 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 बार बार आएंगे। अब मैं कहूंगी अगर रोहतक मंडल, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से पिक्चर आनी चाहिए सोनीपत, रोहतक, भिवानी, भिवानी के नीचे चरखी दादरी और रोहतक के नीचे झज्जर। अगर मैं कहूं करनाल मंडल, तो दिमाग में एकदम से क्लिक हो कि करनाल, करनाल के उस तरफ देखें कैथल और इस तरफ देखें पानीपत। अगर कहें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल, तो दिमाग में एकदम से आए सिरसा, सबसे दूर की तरफ, सिर्फ एक को टच करता था फतेहाबाद, फिर उसके नीचे हिसार और उसके ऊपर जींद, और सबसे ऊपर की पट्टी के 4 अंबाला, यमुनानगर, उनके ऊपर पंचकुला और उनके नीचे कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब नीचे की 2 पट्टियां रह गई, बहुत हल्के हल्के से हैं ये, ज्यादा
बड़े इलाके नहीं हैं और इनमें भी अलग अलग डिवीजन हैं। यहाँ से देखते हैं गुड़गांव, क्योंकि दो पट्टी हैं गुड़गांव और फरीदाबाद की। गुड़गांव की पट्टी देखो टेढ़ी सी चली गई, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ये डार्क ग्रीन जो है महेंद्रगढ़ है, एमजी, जहाँ खनन सबसे ज्यादा है। तो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इकट्ठी एक लाइन में है। फिर उसके बाद इधर आ जाओ थोड़ा सा, फरीदाबाद, ये ऐसे हाफ सर्कल टाइप, फरीदाबाद, पलवल और नूह या मेवात जिसका पुराना नाम था। फरीदाबाद, उसके नीचे पलवल, उसके बिल्कुल नीचे आएगा आपका मेवात। तभी तो दक्षिणतम बिंदु मेवात में है और सबसे उत्तर का बिंदु है आपके पंचकुला में। पंचकुला सबसे ऊपर था और सबसे नीचे है मेवात। समझ में आ गया? ये 6 पट्टियां हैं। एक पट्टी ये ब्लैक, ग्रीन और इस डार्क ग्रीनिश का मिक्सचर में एक पट्टी ये है। एक पट्टी फिर लंबी है, ये कौन कौन सी? गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। फिर ये 5 हैं, रोहतक के साइड में सोनीपत, इधर भिवानी, भिवानी को काट के चरखी दादरी, नीचे झज्जर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है ये, ध्यान से समझोगे तो। इस तरफ देखें तो सबसे इधर सिरसा, सिरसा की बाउंड्री सिर्फ फतेहाबाद से टच है, उसके नीचे बड़ा सा हिसार है और यहाँ जींद है। फिर ये 3 है, कैथल, करनाल, पानीपत, और ऊपर के 4 हैं पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ये हमारे 22 जिले हैं। मैं लगातार 3 दिन से मैप की ही बातें कर रही हूँ, जिलों की ही बातें कर रही हूँ। एक बार ये समझ बन गई ना तो बाकी सारे आंकड़े तुम्हें बेहद आसान दिखेंगे, और अगर समझ नहीं बनी तो ये आंकड़े रटना बड़ा मुश्किल दिखेगा तुम्हें, ये याद नहीं होते फिर। चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज मैं क्या चाहती हूँ कि तुम लोगों को जिलेवार परिचय पढ़ा दूं, ताकि धीरे धीरे टॉपिक्स कवर होने लग जाएं। जिलेवार परिचय। अब हर एक को जो ये क्लास ले रहा है स्टूडेंट, उसे अपने टोटल जिले पता है और कब कब कौन कौन से बने ये पता है, विद डेट, उसका दिन, उसका महीना, उसका साल पता है, और कौन सी पट्टी में, कौन से मंडल में कौन सा जिला आता है ये भी पता है। यानी अब तुम्हें मैप की बेसिक समझ हो गई कि कितने मंडल हैं, तो 6। कौन कौन से? घर, के, एफ। कौन से जिले आपके स्टार्टिंग के हैं? घर, जे, के में। फिर धीरे धीरे कैसे बनते चले गए। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको मैप से पढ़ा दिए। अब आज बात करते हैं जिलेवार परिचय की। जिलेवार परिचय जानने से पहले हमें मंडल पता हो, तो हमारे मंडल कौन कौन से हैं? हमारे मंडल हैं घर और के, एफ, ये हमारे मंडल है। हम सबसे पहले एक एक करके उठाते चलेंगे, फिर जिले अपने आप समझ में आ जाएंगे। पहले बात करते हैं गुरुग्राम मंडल की। गुरुग्राम, दिमाग में पट्टी आनी चाहिए, नीचे वाली, सेकंड लास्ट पट्टी। कौन कौन था उस गुरुग्राम वाले में? एक तो उसमें गुरुग्राम अपने आप था, गुरुग्राम, और उसके साइड में, गुड़गांव के साइड में क्या था? रेवाड़ी, और उसके भी साइड में क्या था? महेंद्रगढ़। 3 ही तो थे इस पट्टी में। अब इनमें से एक एक के ऊपर बातचीत करेंगे। पहले गुड़गांव की बात करते हैं। आप सब जानते हो गुड़गांव सबसे ज्यादा एडवांस्ड, अगर बात करें कि भाई अपने आप में जो एक एग्जाम्पल है कि कितना बेहतर किसी भी जिले का विकास किया जा सकता है। और कल परसों भी मैंने बताया था कि गुरुग्राम तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे स्मार्ट शहर बनाए जा सकते हैं। इसका नाम किसके नाम पे आप जानते हैं? बहुत पहले पौराणिक कथा, अपनी ये महाभारत वाली कथा, पौराणिक तो ना कहें, महाभारत धर्म ग्रंथ से जुड़ी है। और हम सब जानते हैं कि युधिष्ठिर वगैरह जो पांडव थे, इनको शिक्षा दीक्षा, और धृतराष्ट्र मतलब कौरवों को भी शिक्षा दीक्षा दी थी गुरु द्रोण ने। तो गुरु द्रोण उनके एक तरह से कुल गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सारी विद्या सिखाई, भाई अस्त्र शस्त्र चलाना, बचपन से उनके पास रहे। तो कहते हैं जब ये विद्या लेके फ्री हुए तो उन्होंने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दी थी कि गुरुजी भाई आपने हमें इतना कुछ सिखाया और इतना हमारे ऊपर एहसान किया, भाई भविष्य के लिए हमें तैयार किया, तो हम गुरु दक्षिणा में आपको ये इलाका देते हैं। तो उस टाइम पर ये इलाका गुरुग्राम कहलाया। गुरु का गांव, गुरु को दक्षिणा में जो गांव दिया वो गुरुग्राम बना। टाइम बदलते बदलते इसको गुड़गांव कर दिया गया, गुड़गांव, लेकिन अब वापस से इसका नाम कर दिया गुरुग्राम। तो ये गुरु द्रोणाचार्य जी से संबंधित है गुरुग्राम। और गुरुग्राम में पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी की। अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये साइबर सिटी कहलाता है। साइबर सिटी, यहाँ साइबर हब्स, दुनिया भर के जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन 100 कंपनीज है ना, ऐसी कंपनीज जिनका डंका है पूरी धरती पर, हर देश में, उन 100 कंपनीज ने हमारे यहाँ पर, इनमें से 93 पढ़ते थे पहले, हो सकता है एक आधी और बढ़ गई हो, 100 में से इतनी कंपनीज ने अपने दफ्तर बना लिए, इतने
कंपनीज ने अपने ऑफिस बना लिए। कोई कंपनी जब किसी देश में फायदा देखती है ना तो अपना ऑफिस खोलती है, फ्री में कोई ऑफिस नहीं खोलता। अफ्रीका के जंगलों में जाके कोई ऑफिस नहीं बनाएगा। वर्ल्ड लेवल पे बेस्ट 100 कंपनीज में से 93 कंपनीज ने आपके हरियाणा के गुड़गांव में अपने ऑफिस खोल रखे हैं और वहां बीपीओ कॉल सेंटर बहुत ज्यादा चलते हैं। कॉल सेंटर्स का बहुत बड़ा एक जाल बिछा हुआ है आपके गुड़गांव में, इसीलिए इसको कॉल सेंटर कैपिटल भी कह देते हैं। कॉल सेंटर कैपिटल, कैपिटल होती है राजधानी, और ये वर्ल्ड की कहलाती है कि विश्व की कॉल सेंटर्स की राजधानी कौन सी है, तो आपका गुड़गांव है। गुड़गांव बहुत एडवांस शहर है, लगातार गुड़गांव का विकास होता जा रहा है और इसको आगे बढ़ाने में डीएलएफ ने बहुत काम किया। डीएलएफ, ये डीएलएफ क्या है? दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। एक छोटी सी कंपनी बनी थी कभी जिसका नाम था दिल्ली, यानी वो दिल्ली से संबंधित रही होगी। दिल्ली लैंड, लैंड मतलब जमीन, एंड फाइनेंस पैसा, ये कंपनी थी, इसको शॉर्ट में नाम दिया डीएलएफ। डीएलएफ पहले दिल्ली के विकास का काम कर रही थी बहुत पहले, लेकिन फिर दिल्ली में जब दिल्ली एक राज्य के रूप में काम करने लगा, कहने को यूटी है, तो दिल्ली में एक संस्था बनाई गई डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, और कहा गया दिल्ली के विकास की जिम्मेदारी इसकी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। डीएलएफ को कहा तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब डीएलएफ अपना काम धाम जमा चुका था, लेकिन अब उसकी जगह सरकारी एक कंपनी आ गई, तो डीएलएफ को वहां से हटना पड़ा। मतलब वो काम धाम अब डीडीए करेगा। तो डीएलएफ ने अपना काम बंद नहीं किया, डीएलएफ थोड़ी सी जगह बदल गया। क्यों? क्योंकि दिल्ली से आपका गुड़गांव लगता है, फरीदाबाद लगता है, सोनीपत लगता है, झज्जर लगता है। तो डीएलएफ को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेरोजगार हुआ, डीएलएफ ने अपना फोकस दिल्ली से हटा के और दिल्ली की सीमा से सटे गुड़गांव में कर लिया। तो क्या फर्क पड़ना था? डीएलएफ ने अपना कामकाज गुरुग्राम में शिफ्ट कर लिया, और इस शिफ्टिंग के बाद देख लो गुड़गांव जो है वो कितना खूबसूरत शहर बन गया। तो गुड़गांव या गुरुग्राम इतना जो बेहतर बन पाया, गगनचुंबी इमारतें, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, कहीं रहने के लिए, कहीं ऑफिस के कॉम्प्लेक्स, डीएलएफ बेसिकली काम करता है। अब तो डीएलएफ ने बहुत अपने पैर पसार दिए हर चीज में। फाइनेंस में उनका नाम है, बिल्डिंग्स वो बनाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज वो बनाते हैं, और मॉल्स वो बना रहे हैं। तो हर चीज में अपना हाथ इन्होंने आजमाया, और गुड़गांव को यहाँ तक लाने में एक सबसे बड़ा एक अहम रोल जो निभाया वो दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस इस ग्रुप ने निभाया है। ठीक है, तो गुड़गांव में देखो कितनी सारी सुविधाएं हैं। साइबर सिटी है ये, इसी को मेडी सिटी भी बोल देते हैं, मेडी सिटी। कारण अब आप जानते हैं ना, मेदांता का नाम आपने सुना होगा। अब इसमें जो ये कोरोना फैला तो मेदांता में बहुत लोग कह रहे थे कि हम वहां जाके एडमिट हुए, इस तरह से इसको मेडी सिटी भी कहा जाता है। मेडी सिटी, मेडिसिन की बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं यहाँ, मेडिकल सुविधाएं हैं, तो इसी का नाम पड़ गया मेडी सिटी। यानी साइबर सिटी आए, या पूछें कि वर्ल्ड की ये अपना कॉल सेंटर कैपिटल, या कहें मेडी सिटी कौन सी है, तो आप सिर्फ एक नाम याद रखना कि गुड़गांव है। बहुत ज़्यादा एडवांस्ड, 100 में से 93 जो वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज हैं उनमें से उन्होंने वहाँ ऑफिस खोला 93 ने। तो गुरुग्राम कभी दक्षिणा में मिला था, एक गुरु को, गुरु द्रोण को, और आज देखो क्या बन गया। गुरुग्राम में अगर फेमस कहूँ आम आदमी के लिए, अब जैसे ये तो पढ़े लिखों की बातें हुई, आम आदमी के लिए तो यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है, शीतला माता का मंदिर। और आप सब जानते हैं शीतला माता कौन थी। शीतला माता जो थी, अब कोई कहा नहीं पता तो बता देती हूँ, अब ये बार बार नहीं बताऊंगी, अब बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक जो अपने गुरुजी है ना, ये गुरु द्रोण, जिनका नाम गुरु द्रोण है, इनकी पत्नी है, उनका नाम है कृपी। कृपी, उन्हीं को ललिता भी कहते थे, लेकिन ये फेमस नहीं थे ये नाम, कृपी और ललिता। कृपी दिल्ली में किसी गांव में, भाई ये इंसान ही तो थे जिनको आज मैं कह रही हूँ ना कि ये आप भगवान की तरह देख रहे हैं, ये इंसान थे। ये सब घटनाएं आपके वैदिक काल के हेरफेर की हैं जितनी बताई जा रही हैं, पर क्योंकि ये धर्म के मार्ग पर चले, सच्चे थे, अच्छे थे, इसलिए इनको भगवान का दर्जा दे दिया। तो उनकी शादी हुई किसी महिला से जो दिल्ली के किसी गाँव की थी, उनका नाम था कृपी। कहते हैं उनके ऊपर भगवान की कोई कृपा थी, और जहाँ वो रहती थी जिस गाँव में, वहाँ बहुत ज्यादा पहले, उनके पैदा होने से पहले चेचक फैलता था, और जब वो जन्म लिया उन्होंने तब भी बहुत लोग मरते थे। लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हुई, 10-12 साल की, भगवान की भक्ति करती थी, तो कहते हैं उनके कुछ आशीर्वाद से मान लो, या उनके अंदर कुछ इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स थी कि वो जिस बच्चे के सिर पे हाथ रखती थी ना, उसको कभी भी फिर चेचक और इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। तो धीरे धीरे गाँव में फेमस हो गया कि किसी को दिक्कत हो तो वो जो ललिता लड़की है उसका हाथ सिर पे रखवा लो, और उसमें कुछ ऐसी देवीय शक्ति है कि बच्चे को होगा नहीं।
उस गांव में ये बात इतनी फैल गई कि गांव के लोगों ने ये मान लिया कि जहां ललिता रहेगी, जहां कृपि रहेगी, वहां कभी दिक्कत नहीं आएगी। उस टाइम इन बीमारियों से बचने का कोई इलाज तो था नहीं, किसी को हो गया बच्चे को तो मर ही जाते थे। तो ललिता या कृपि का वो जो वरदान भगवान ने दिया था कुछ, कि भाई उनके आशीर्वाद से बच्चे चेचक से मरने बंद हो गए। फिर कहते हैं जब उनकी शादी हुई तो वो उस गांव से भाई शादी करके अपने हस्बैंड के साथ, गुरु द्रोण के साथ यहाँ गुड़गांव की तरफ आ गई। तो फिर वहां उस गांव में दोबारा से बीमारी आने लग गई। तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत हुई, अब कृपि वहां चली गई, लेकिन कृपि अपना जीवन तो जिएगी ना, उसकी शादी हो गई। तो फिर लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया। फिर ये आसपास फैलने लगी बातें कि भाई पहले तो गांव गांव में थी कि भाई वहाँ एक ऐसी कोई महिला है कि जिसका अगर आशीर्वाद मिलेगा तो बच्चे को कभी चेचक नहीं होगा। तो आसपास फैलते 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 ढेरों लोगों तक ये बात फैली और फाइनली जाके वहाँ फिर लोगों ने जो है उनकी डेथ के बाद भी वहाँ पे ये मान्यता मना ली कि अगर बच्चे को यहाँ पे आप ले जाते हो, बच्चे का मुंडन यहाँ कराते हो, इस तरह की मान्यताएं, तो बच्चे में कभी बड़ा रोग नहीं आएगा। और आज भी देखो, अभी भी प्रेजेंट में 2020 में भी लोग वहाँ इस मान्यता के साथ एज इट इज जाते हैं। कितने लोग अपने बच्चों का मुंडन वहाँ कराते हैं, कितने लोग बच्चों का माथा टिकवा के लाते हैं। तो ये मान्यता है। आम जनता के बीच में फेमस है शीतला माता मंदिर के कारण गुड़गांव। लगभग लोग शीतला माता मंदिर से गुड़गांव को जानते हैं। जो गांव का एक बिल्कुल अनपढ़ भी आदमी है ना, पिछड़ा हुआ, उसको भी पता है कि शीतला माता का मंदिर कहाँ है, तो वो कहेगा गुड़गांव में है। ठीक है। इसके बाद एक है सराय अलावर्दी की मस्जिद, ये भी फेमस है मस्जिद। सराय अलावर्दी, कहीं कहीं अलावादी लिखा है, वो यही है। ये मस्जिद भी फेमस है। तो मैंने मंदिर बता दिया, मस्जिद बता दिया, हैं तो और भी बहुत सारी चीजें, पर फर्स्ट डे अगर तुम इतना भी याद रख पाओगे तो मोर देन एनफ है। ये गुड़गांव की खास बातें हुई, 3-4 बातें। गुड़गांव के साइड में क्या था, रेवाड़ी के बारे में जान लें। अच्छा, गुरुग्राम में 1-2 शहर, जैसे गुड़गांव तो पूरा बहुत बड़ा है ना, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या क्या? गुरुग्राम में ही पड़ता है फर्रुख नगर, गुरुग्राम में ही पड़ता है सोहना, गुरुग्राम में ही पड़ता है मानेसर। तो कई बड़े बड़े इस तरह के एरियाज हैं जिनकी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है किसी किसी खास चीज के लिए। तो वहां पे एक नेशनल पार्क भी है गुरुग्राम में, और वहां पे साइबेरियन सारस आते हैं। सुल्तानपुर पक्षी विहार था पहले, लेकिन अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जो अब सर्दियां आएंगी ना, अब वो बहुत सुंदर तरीके से भर जाएगा। अब नवंबर दिसंबर आते आते वहां बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे और मार्च तक वो विदेशी पक्षी देखने को मिलेंगे। और महज 35 रुपए की टिकट लगती है। मैं गई हूं इसलिए बता रही हूँ, बहुत सुंदर है इस मौसम में। अब जो आएगा, गर्मियों में वहां कुछ नहीं है, खाली कीकर 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 दिखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कहने को नेशनल पार्क है। लेकिन सर्दियों में अगर आप जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि तरह तरह के, एक तो वॉच टावर बना रखे हैं, ऐसे सीढ़ी सी बना के ऊपर जा सकते हैं आप दूरबीन लेके और पक्षियों को देख सकते हैं, विदेशी पक्षी दिखते हैं। तो साइबेरियन सारस ज्यादा फेमस है, बाकी पक्षी ढेरों प्रजातियों के आते हैं। तो उसके लिए भी गुड़गांव जाना जाता है। गुड़गांव में और घूमने फिरने की जगह कहूँ तो शमा है, सुल्तानपुर के अलावा शमा भी एक घूमने फिरने की जगह है। ठीक है, चलिए रेवाड़ी की बात करते हैं। रेवाड़ी के खास बड़े बड़े इलाकों की बात करूं तो कोसली है, कोसली, बावल, ये इंपॉर्टेंट है। तीनों बड़े शहर हैं, ये पड़ते हैं रेवाड़ी में। रेवाड़ी जाना जाता है, एक बहुत बड़ा काम, यहाँ ब्रास मार्केट है, बहुत बड़ी ब्रास मार्केट, जिसको ब्रास मार्केट, ठीक है, ब्रास मार्केट में बड़े लेवल पे ब्रास का काम होता है और पूरा एक इलाका डेवलप कर रखा है स्पेशल ब्रास मार्केट के नाम पर। इसको दूसरा, यहाँ पे एक खास तरह की जूतियां बनाई जाती हैं, तिल्ला जूती, ये सिर्फ यहीं बनती है इसलिए फेमस है ये। तीसरा, रेवाड़ी में एक बहुत बड़ा, इनफैक्ट हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन है। रेवाड़ी की खासियत क्या है, रेवाड़ी जो है ना हमारा, इससे 5 डायरेक्शंस में अलग अलग में ट्रेन्स निकलती हैं। रेवाड़ी से अलग अलग दिशाओं में रेलवे ट्रैक से जुड़ा हुआ है रेवाड़ी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेल जंक्शन अगर पूछेंगे तो आप टिक करेंगे रेल जंक्शन रेवाड़ी वाला। है तो बहुत सारे, लेकिन रेवाड़ी वाला सबसे ज्यादा फेमस है। ये तिल्ला जूती भी इंपॉर्टेंट है। और ब्रास मार्केट, ब्रास को आप हिंदी में कहते हैं पीतल, इसलिए इसका नाम है पीतल नगरी। पीतल नगरी लगातार डेवलप हो रहा है रेवाड़ी, क्योंकि कोसली में, बावल में जो ये उद्योग धंधे हैं ना, ये प्रेफरेंस के बेसिस पे अपनी अपनी प्रोडक्शन हाउस और बिल्डिंग्स और इस तरह की चीजें बनाने में लगे हुए हैं। तो अब लगातार उभरती नगरी में आते हैं कोसली और बावल, धारूहेड़ा भी यहीं पड़ेगा। तो ये सब बहुत धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है रेवाड़ी का इलाका। पर जो 3 बड़ी चीजें हैं, तो ब्रास मार्केट, पीतल नगरी याद रखना, तिल्ला जूती के लिए फेमस है, और रेल जंक्शन रेवाड़ी का सबसे बड़ा है हरियाणा के हिसाब से। ठीक है। तीसरा इस पट्टी में क्या था, महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़
एक ऐसा जिला, इकलौता ऐसा जिला जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं है, नारनौल में है। इकलौता 22 जिलों में से 21 के हेडक्वार्टर जहां उनका नाम है ना। जैसे सोनीपत का हेडक्वार्टर कहाँ है? सोनीपत के सब गांवों को अपना काम कराने के लिए अगर सोनीपत के बड़े दफ्तर में आना है तो उनको सोनीपत आना पड़ेगा। ऐसे ही पानीपत का सारा कामकाज पानीपत में है सब कुछ। लेकिन इकलौता महेंद्रगढ़ है जिसका नाम महेंद्रगढ़ है, पर जिसके मेन दफ्तर जहां भाई डीसी और ये सब दफ्तर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे नारनौल में। महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं है बल्कि नारनौल में है। पहले मेवात भी ऐसा ही था, मेवात का सारा कामकाज नूह में था, तो हम 2 पढ़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब उसका नाम ही नूह पड़ गया। तो उस जिले का नाम बदला, तो जिस नाम पे वहीं दफ्तर है, इसलिए मेवात का नाम बदल दिया। नारनौल इकलौता ऐसा है जहां हेडक्वार्टर है जबकि उसका नाम जिले के नाम पर नहीं है, इकलौता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत बार आता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, हरियाणा जाना जाता है अपने दूध दही के प्रदेश के कारण और खेती के कारण। हरियाणा भाई ऊपर देश की अगर काउंटिंग की जाए 1 2 3 4 की लिस्ट, तो हमारा नंबर एरिया में तो पड़ा है बहुत पीछे। हम छोटा सा एरिया लेके बैठे हैं, कितना? 1.34। यानी टोटल आपके देश में 28 राज्य हैं ना, और आपके 8 यूटी हैं। उन 28 में से हम बहुत पीछे खड़े हैं क्षेत्रफल में। सिर्फ 1.34% हिस्सा है हमारे पास 100% का। 1% लेके बैठो, 1.5 भी पूरा नहीं है। उस 1% में हम इतना गेहूं पैदा करते हैं, इतना बासमती चावल पैदा करते हैं और इतना दूध का प्रोडक्शन है यहाँ कि हम टॉपर्स में आते हैं। कभी तीसरे नंबर पर, कभी चौथे नंबर पर, कभी टॉप 2 में। ऐसा भी होता है हर चीज की खेती में। इसका मतलब हरियाणा अपनी खेती के लिए, अपने दूध दही के खान पान के लिए जाना जाता है। क्षेत्रफल नहीं है फिर भी इतना अच्छा प्रोडक्शन निकालते हैं। लेकिन हरियाणा का जो ये जिला है महेंद्रगढ़, ये खेती में नहीं है, ये खनन में नंबर 1 है। खनन में फर्स्ट है, ये खेती में पीछे है। और यहाँ कोई बहुत गेहूं धान पैदा नहीं होता, खेती में पीछे, बहुत पीछे है। लेकिन फिर भी खेती होती है। ये नंबर 1 है सरसों में, सरसों प्लस बाजरा। कैसे याद रहेगा? सरसों के साग के साथ बाजरे की रोटी खाई जाती है, तो सरसों और बाजरा इसमें नंबर 1 है। लेकिन बाकी खेती का मतलब अगर मैं कहूँ धान से, या मैं बात करूँ गन्ने की और गेहूं की, तो वो ना के बराबर, बहुत कम है। यहाँ नंबर 1 किस चीज में है? ये खनन में। खनन समझे? मिनरल का प्रोडक्शन, जिसमें बहुत सारे ओर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लोहा, तांबा, पीतल, बहुत थोड़ा, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी मिलता है यहाँ। हर तरह के जितने आपने मिनरल्स और ओर्स सुने हैं ना, कुछ ना कुछ अगर क्वेश्चन आया फला, जैसे एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? एस्बेस्टस खनिज, जहाँ खनिज का नाम आया ना बड़े स्तर पे, वो महेंद्रगढ़ मिलेगा। तुमने चाहे ना सुना हो, 99% चांसेस इससे ही जुड़ा हुआ पूछेंगे, खनन से जुड़ा। ठीक है, खेती में पीछे है लेकिन सरसों और बाजरे में ये फर्स्ट है। खनन के कारण इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसका हेडक्वार्टर वहां नहीं है जहां पे ये जिसके नाम से है, हेडक्वार्टर अलग है। यानी हमने 3 कर लिए एक पट्टी के। कौन सी पट्टी के हैं ये तीनों? ये हैं हमारे गुड़गांव की पट्टी के। देखो, तो ये हमारा गुरुग्राम था पहला। गुरुग्राम की कुछ खासियत पढ़ ली, कुछ खासियत पढ़ ली हमने ये तीनों की, गुरुग्राम की, रेवाड़ी की और महेंद्रगढ़ की। एक पतली सी पट्टी याद करो, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ठीक है, ये जी पूरा हुआ। अब एच की बात करते हैं। एच मतलब कौन है? हिसार। हिसार याद करो, 4 बहुत बड़े बड़े, जिनमें सबसे बड़ा इधर की तरफ था सिरसा, कहने को सबसे बड़ा, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा जो टच करता है, वो छोटा तो मतलब है कि भाई हिस्सा, एक हिस्सा वो टच करता है फतेहाबाद को। ये सिरसा टच नहीं करता किसी को भी सिवाय फतेहाबाद के। तो सिरसा की बात करेंगे, इस पट्टी की बात करेंगे। जी हो गया ना एच। एच मतलब हिसार। हिसार में कौन कौन आएंगे? इस तरफ बड़ा सा सिरसा, इसके साथ टच है फतेहाबाद, फिर नीचे यहाँ तक, फिर यहाँ नीचे ये अपना हिसार, फिर इधर पतली सी लंबी सी पट्टी जींद की। चारों का क्षेत्रफल सबसे बड़ा। अगर एरिया की बात करूं तो एक एक करके इनको पढ़ते जाएंगे। हिसार की खासियत, क्योंकि एच पढ़ रहे हैं। हिसार, हिसार जो सिटी है इसी में पड़ता है नारनौंद, इसी में और भी बहुत छोटे छोटे इलाके हैं, पर आज हम मेनली हिसार की बात कर लेते हैं। हिसार को कहा जाता है स्टील सिटी, इसी को कहा जाता है मैग्नेट सिटी, या काउंटर मैग्नेट सिटी भी लिख देते हैं। काउंटर मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, काउंटर मैग्नेट सिटी। ये क्या है? यहाँ पे ना एक बिजनेस छोटा सा दुकान से स्टार्ट किया था। ओपी जिंदल का नाम आपने सुना होगा। ओपी जिंदल का बहुत बड़ा नाम था, और उन्हीं के कारण ओपी जिंदल जो यूनिवर्सिटी है ना आपकी, ये जिंदल परिवार है जिन्होंने हिसार को स्टील सिटी बना दिया था।
ये जिंदल जो उनके पूर्वज थे, कभी उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली थी और उस दुकान पे वो क्या बेचते थे, जैसे गाँव में घरों में पुराने टाइम में बाल्टियाँ नहीं होती थी, वो लोहे टाइप की और थोड़े इस तरह के कुछ कुछ मिक्सचर से बनी हुई बाल्टियाँ बेचते थे, तसले बेचते थे और पाइप वाइप टाइप के भाई घरों में बिछाने के। ये फिर धीरे धीरे उन्होंने फील किया कि चीज़ें बदल रही हैं, उनका वो जो बिजनेस था छोटी सी दुकान का, उन्होंने उसको थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने काम को इतना बढ़ा लिया कि अपने यहाँ पे मशीनें और ये सब लगाने लग गए। काम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फाइनली स्टील का एक इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया कि इस पूरे शहर की पहचान ही बन गया स्टील का उत्पादन। और इसीलिए हरियाणा के हिसार को क्या नाम दिया गया, स्टील सिटी, काउंटर मैग्नेट सिटी। ये जिंदल परिवार की देन है। और आज आप जब हाईवे से उतरते हैं फ्लाईओवर पे से आपको दूर से दिखेगा, जैसे आप हिसार से अगर सिरसा की तरफ जाते हैं तो हिसार में जब आप जा रहे होते हैं तो फ्लाईओवर से आपको दूर से दिख जाएगा कि ये है वो स्टील सिटी, जिसके कारण इस हिसार की पहचान है। तो हिसार की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसकी स्टील सिटी का होना। इसके अलावा यहाँ एजुकेशन में भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। एजुकेशन में वैसे तो हर जगह ही काम है, लेकिन हिसार में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी इंपॉर्टेंस है हरियाणा के स्तर पर। जैसे आपकी ये है ना चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, CCSHAU, इसी तरह और भी जैसे गुरु जम्भेश्वर है, कई सारी पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ के टॉपिक में। आज सिर्फ मोटा मोटा एक आइडिया लगाने के लिए बता रही हूँ कि हिसार एक तो स्टील के कारण फेमस है और एक एजुकेशन के नाम पे कई सारी यूनिवर्सिटी यहाँ बढ़िया काम कर रही हैं, इसके लिए हिसार को जाना जाता है। ठीक है, GH में और क्या आएगा हिसार में, फर्स्ट तो हिसार हुआ, दूसरा इसमें बात कर लेते हैं सिरसा की। सिरसा में ढेरों पॉइंट्स हैं याद करने के, लेकिन अगर बेसिक की बात करूं तो एरिया में नंबर 1 है सिरसा, एरिया। इसके अलावा गेहूं के प्रोडक्शन में आपके राज्य में सबसे आगे नंबर है सिरसा का, नंबर 1। जैसे के किसमें थे, चावल में ना। और इसी तरह से गन्ने में नंबर 1 है आपका यमुनानगर, तो गेहूं में नंबर 1 है आपका सिरसा। एरिया में नंबर 1, गेहूं में नंबर 1। यहाँ गाय सबसे ज्यादा है पूरे राज्य की, टोटल जितनी गाय है ना हमारे हरियाणा में, उनमें सबसे ज्यादा गाय सिरसा में है। भैंस नहीं कह रही मैं, भैंस में दूसरे का नंबर आएगा, जींद का नंबर आएगा। गाय की बात कर रही हूँ, गाय सर्वाधिक है। इसके अलावा एरिया हुआ, गेहूं हुआ, गाय हुआ। सिरसा में जो है ना सिख कम्युनिटी के लोग काफी ज्यादा हैं। सिख कम्युनिटी के लोग, जैसे टोटल जितने सिख कम्युनिटी के लोग हैं उसका सबसे बड़ा प्रतिशत आपको सिरसा में मिलेगा। सिरसा में फल और सब्जियां बहुत पैदा होते हैं, फल और सब्जी सबसे ज्यादा हरियाणा के। तो गेहूं है, फल है, सब्जी है, गाय है, एरिया में नंबर 1 है और सिख कम्युनिटी भी सबसे ज्यादा सिरसा में रहती है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सिरसा सिर्फ एक हमारे जिले को टच करता है, फतेहाबाद को। एक सिरसा में और इम्पॉर्टेंट चीज है एयरफोर्स स्टेशन। हरियाणा में वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बड़े एयरफोर्स स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके सिरसा में है या फिर अंबाला में है। 2 जगह एयरफोर्स स्टेशन है, सिरसा और अंबाला। सिरसा की सीट जो MP चुना जाता है ना यहाँ से लोकसभा का, ये रिजर्व्ड है SC के लिए। टोटल 10 MP आपके पूरे हरियाणा से जाते हैं, जिनको हरियाणा की जनता भेजती है। 10 सीटें हैं, उन 10 में से 2 रिजर्व्ड हैं, एक अंबाला वाली और एक सिरसा वाली। तो सिरसा पे ये कुछ खास बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हिसार हुआ, सिरसा हुआ, नेक्स्ट पे आते हैं। हिसार सिरसा के बाद फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद पिंक सिटी भी इसका नाम है। बन नहीं पाई थी, लेकिन कोशिश की थी जब एक DC थे यहाँ पे उन्होंने, कि जैसे जयपुर है ना पिंक सिटी, एक पूरा मार्केट बिल्कुल पिंक, अब तो कहते हैं उसका कलर चेंज कर दिया, लेकिन मैंने कम से कम 10 साल पहले हम लोग गए होंगे तो पूरा सच में मार्केट पिंक था, बहुत हल्का गुलाबी सा रंग हर एक दीवार पर, पूरे एरिया पर। ऐसे ही एक DC आए थे फतेहाबाद में, उनकी इच्छा थी कि मैं अपने एरिया को पिंक कलर में पूरे को करवाऊं, लेकिन वो बात हो नहीं पाई थी। फिर भी किताबों में लिख देते हैं पिंक सिटी फतेहाबाद। फतेहाबाद की इंपॉर्टेंस क्या है, पहली एक तो फतेहाबाद में ना वन बहुत कम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी बाकियों के मुकाबले वन काफी कम है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत बड़ी चीज है ये, और इसके कारण ये देश में जाना जाएगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट इकलौता हरियाणा में एक है। पावर प्लांट तो ढेर है, लेकिन हम बिजली बनाएं अगर परमाणु से तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परमाणु से बिजली बनाना खतरे से खाली नहीं होता और इसमें बहुत ज्यादा लागत आती है, पैसा लगता है और बहुत सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो पूरे हरियाणा में इकलौता एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो फतेहाबाद के एक इलाके में गोरखपुर
यहाँ लगाया गया। और अभी इस प्लांट में 4 यूनिट लगानी है, 4 अलग अलग यूनिट लगेंगी। एक यूनिट जो होगी ये 700 किलोवाट, पता नहीं मेगावाट, मुझे ध्यान नहीं, 700 700 700 यानी 2800 मेरे ख्याल मेगावाट था, इतनी बिजली पैदा करेंगी। अभी ये सारी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर इनको सक्सेसफुली सारियों को हम यूज़ कर पाए। तो फिर ये लगा लो कि बिजली का एक बहुत बड़ा काम धाम जिसका सारा खर्चा सरकार देती है, वो सारा फतेहाबाद में सेटअप हो जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा भी है लेकिन इसका नुकसान भी है। भगवान ना करे, लेकिन अगर एक कभी छोटी सी चूक से किसी बड़े कंटेनर में से कुछ भी लीक हो गया तो फिर आसपास की आबादी को पता भी नहीं चलेगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। क्योंकि न्यूक्लियर अगर चीज़ें इनहेल कर ली जाए ना, सूंघ ली जाए, तो बहुत ज़्यादा भयानक बीमारी ग्रस्त हो सकते हैं और सेकेंड्स में बहुत बड़ी आबादी का नुकसान हो सकता है। लाखों लोग एकदम से मारे भी जा सकते हैं अगर छोटी सी चूक कर दी गई तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ ये लगाए जाते हैं। यही कारण है कि जहाँ जहाँ ये लगाए जाते हैं वहाँ की जनता अगर पढ़ी लिखी है ना तो विरोध में खड़ी हो जाती है कि हम नहीं लगवाएंगे जी यहाँ पावर प्लांट, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी की गलती से होगा। भोपाल गैस त्रासदी आपके सामने एग्जाम्पल है। कितने विदेशों में आप पढ़ लो, जापान जैसी एडवांस देशों में गलतियां हो जाती हैं, रशिया में, तो इंडिया कोई ऐसा अलग नहीं है। लेकिन फिर भी अब ऐसे सोचेंगे तो विकास होगा ही नहीं देश का। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इकलौता कहाँ लगाया गया है? हरियाणा के गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में एक जगह पड़ती है टोहाना, वहाँ से हमारे राज्य में जो भाखड़ा नांगल है ना, पंजाब की सतलुज नदी वाली, इसकी एंट्री है अपने यहाँ नहरों की। वहाँ से एक नहर का जाल स्टार्ट होता है फतेहाबाद से और फिर वो आसपास के पूरे एरियाज में नहरों में पानी का एक तरह से मान लीजिए रीच बन जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस कारण से फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया और आपका हिसार हो गया। रह गया जींद। जींद के बारे में भी खास जान लेते हैं। जींद की खासियत है जो एग्जाम में आती हैं। जींद आपने अभी मैप पे देखा था, पतला सा लेकिन काफ़ी बड़ा सा था। जींद की पहली खासियत क्या है? ये हरियाणा का हृदय कहलाता है। हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा। रोहतक भी लिखा मिलता है कहीं कहीं, हार्ट ऑफ हरियाणा। लेकिन पहली प्रेफरेंस में जाना जींद के साथ, एक कारण। दूसरा कारण, जींद हरियाणा का वो जिला है जो अंदर ही अंदर 7 जिलों के साथ सीमा टच करता है। इतना कोई नहीं है, किसी की 3 के साथ सीमा है, किसी की 4 के साथ, किसी की 5 के साथ, लेकिन जींद इकलौता सबसे ज्यादा अपने ही अंदर हरियाणा के 7 जिलों को टच करता है। तो 7 जिलों के साथ सीमा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक जिले की अकेले की 7 जिलों के साथ इस जींद की सीमा लगती है। जींद की सीमा। अब पेपर में आ जाएगा ये जिले कौन से हैं। तो ये जिले में अब आपको दोबारा से मैप इस पे जल्दी से खुल सकता है, अभी मैप खोल दो जल्दी से। वैसे तो मैं इसको कोड से भी करा दूंगी, पर फिर भी मैप से एक बार देख लो, बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इसका तरीका है याद करने का, HRSPKKF। फिर भी एक बार देखो जरा बोर्ड पर सब लोग, देखो ये है, ये जो पिंक सा दिख रहा है ना तुम्हें, ये है जींद। अब इस जींद को देखो अंदर ही अंदर किस किस को टच कर रहा है। यहाँ से देखें, रेड वाला फतेहाबाद है, टच हो रहा है। ये ब्लू वाला काफी बड़ा हिसार इसके साथ टच है। यहाँ देखो ये पीछे रह गया, भिवानी टच नहीं है, यहाँ पे भिवानी नहीं है। रोहतक इसके साथ टच है। ग्रीन सोनीपत टच करता है, पानीपत टच करता है, ये मिट्टी जैसे रंग का। ये जो व्हाइट सा है ये टच हो रहा है इसकी बाउंड्री, और ये ब्लैक कैथल टच हो रहा है। 7 जिले टच होते हैं। ये 7 जिले दोबारा देख लो, फतेहाबाद, हिसार और रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल और कैथल। ठीक है, ये OPS में फीड है हमारा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब वापस से उसके पास लेके जाऊंगी, पहले एक बार समझ लो ये 7 जिले कौन कौन से हैं। HRSPKKF, ये हैं 7 जिले। HRSPKKF, ये भूल जाओगे, कोई भी भूल जाएगा, ये तो बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना। और इस तरह की चीजें जो होती हैं हम हमेशा भूलते हैं। अगर सिर्फ मैप से सोच के याद कर लें कि हमने पढ़ लिया और हो गया, नहीं। इसका ट्रिक बनाया था ये, जब मैंने भी कभी याद किया था 4-5 साल पहले। HR मतलब हरियाणा हो गया, HR हरियाणा। SP तो कोई SP अफसर सोच लो भाई, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कोई भी। तो हरियाणा का SP, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्या क्या फेंकता है,
मतलब बहुत झूठ मार देते हैं, भाई होता कुछ है दिखाते कुछ हैं। तो हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, ये 7 तरीके, 7 हमने शॉर्ट बना लिए, HR SP KKF। हरियाणा का एसपी क्या क्या फेंकता है, ये 7 जिले जींद के साथ लगते हैं। कौन से 7 जिले हैं ये? H तो एक ही हो सकता है हिसार, R रेवाड़ी तो नीचे है तो रेवाड़ी तो होगा नहीं, रोहतक होगा क्योंकि ये टच करता है, S सोनीपत, P पानीपत। ये 2 के तुम्हें दुखी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें याद है कि कुरुक्षेत्र धर्मनगरी ऊपर है, उसके 2 पैर नीचे हैं, तो ऊपर वाला तो टच कर ही नहीं सकता, 2 पैर टच करेंगे, यानी कैथल और करनाल। और F से फरीदाबाद तो नीचे की पट्टी में है तो वो नहीं है, तो फिर कौन है ये? फतेहाबाद। तो HR SP KKF हिसार रोहतक सोनीपत पानीपत कैथल करनाल और फतेहाबाद, ये 7 जिले हैं जो सबसे ज्यादा अंदर ही अंदर आपके हरियाणा के जींद जिले को टच करते हैं। जींद खासा जाना जाता है अपनी एक बहुत बेहतरीन नस्ल है भैंस की, मुर्राह जाति की जो भैंस है ना, इसको काला सोना कहते हैं क्योंकि दूध का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। मुर्राह नस्ल की भैंस का लाखों रुपए की कीमत होती है एक भैंस की। जो किसान अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कमाई का बहुत बढ़िया साधन है। और ये मुर्रा नस्ल हमारी नहीं है ये पंजाब साइड की, लेकिन सर्वाधिक नंबर अगर कहें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तो आप जींद टिक करेंगे। सबसे ज्यादा भैंस मुर्रा जाति की भैंस पाई जाती है हरियाणा के जींद में, इसलिए इसको दुग्ध नगरी भी कह देते हैं। भाई जहां मुर्रा होगी वहां तो दूध का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो दुग्ध नगरी भी क्या बन गई? जींद। 7 जिलों को घेर के कौन बैठा है? जींद। और हार्ट ऑफ हरियाणा भी कौन है? जींद। हरियाणा में जींद में एक खासी जगह है जिसके कारण ये ज्यादा फेमस है लोगों के बीच में। क्या है यहाँ पर? यहाँ एक जगह पड़ती है पांडु पिंडारा। ऐसा नाम क्यों रखा? क्योंकि ऐसा माना जाता है, जनश्रुति है, जनश्रुति मतलब लोगों के बीच में फेमस है, लोगों ने सुना है कि जब महाभारत का 18 दिन चलने वाला युद्ध खत्म हुआ, कौरवों का विनाश हुआ, पांडव जीते, लेकिन उस जीत में भी हार थी क्योंकि खानदान के खानदान खत्म हो गए थे, सिर्फ कुछ लोग शेष बचे थे। और आप जानते हैं कि पांडवों के 5 भाइयों के जो अगली पीढ़ी के 5 बेटे थे वो भी मारे गए थे, अभिमन्यु भी मारा गया। तो एक दुख के साथ वो जीत थी और कहीं ना कहीं अपने ही पूर्वजों को, अपने ही बाप दादाओं, अपने ही रिश्तेदारों को मार के तो युद्ध जीता गया था। वो अलग बात है क्योंकि वो धर्म के क्षेत्र पर थे इसलिए वो हारने थे, लेकिन एक इंसान के तौर पे देखें तो कितने दुख के साथ इस जीत को पांडवों ने हासिल किया था। कहते हैं 12 साल तक पांडव जींद बैठे रहे, 12 साल तक। क्यों? क्योंकि एक कोई खास अमावस्या आने वाली थी, सोमवती अमावस्या। ये अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या, इसका वेट करते रहे। ऐसा क्यों? अमावस्या कहते हैं इस अमावस्या पे इन्होंने अपने जो पूर्वज जो थे ना, उनकी डेथ के बाद पिंड दान किया था, तो अपने पूर्वजों का पिंड दान करने के लिए ये वेट करते रहे 12 साल तक। आज ऐसा पिंड दान बहुत लोग हरिद्वार में कराते हैं, देखा होगा ना आपने, हरिद्वार में कितने लोग होते हैं जो अपने पूर्वजों की डेथ के बाद वहां पिंड दान, भाई ब्राह्मणों को खाना खिलाना और इस तरह के काम करते हैं। तो ऐसा पिंड दान पांडवों ने किया था जिस जगह पे वो जींद में पड़ती है, और उन्होंने 12 साल तपस्या की, सोमवती अमावस्या की, उस जगह का नाम पड़ गया पांडु पिंडारा। इस जगह पे दान किया था वो, तो पांडु पिंडारा। और क्योंकि ऐसा हरिद्वार में करते हैं इसलिए इसको हरियाणा का हरिद्वार भी कह देते हैं। किसको कह देते हैं? पांडु पिंडारा को। कहाँ पड़ेगा ये? आपके जींद में। ठीक है, तो ये पांडु पिंडारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन देखे गए, अमावस्या और पांडु पिंडारा। जींद हो गया, तो जींद की 4-5 बातें मैंने आपको बता दी। अब एक बार देखें, हमने 2 कौन कौन से मंडल पढ़ लिए, जी और एच कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ ये समझ में भी आया होगा। जी और एच, गुड़गांव की 3 पट्टी में क्या क्या थे? गुड़गांव साइड में रेवाड़ी, फिर और साइड में महेंद्रगढ़। गुड़गांव की खासियत साइबर सिटी, मेडी सिटी, डीएलएफ का बहुत बड़ा कामकाज गुरु द्रोण को दिया था। कृपी उनकी पत्नी ललिता, जो यहाँ आके फिर शीतला माता के रूप में जानी जाती है, मंदिर उनका। रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी, कोसली और बावल उभरती हुई औद्योगिक नगरी, यहीं पे पड़ता है पूरा इलाका, धारूहेड़ा वगैरह, लगातार ग्रोथ कर रहा है रेवाड़ी। अपनी खास जूती जिसका नाम है तिल्ला जूती, पीतल नगरी, और ये जाना जाता है रेवाड़ी। एक तो यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी है, राव वगैरह, कभी फिर बताऊंगी क्योंकि एक दिन में सारी चीजें याद नहीं हो सकती। रेलवे जंक्शन, महेंद्रगढ़ खेती में पीछे है लेकिन खनन में नंबर 1 है। खेती की बात करें तो सरसों और बाजरा में नंबर 1 है, और जितने आपने मिनरल्स के नाम सुने हैं ना मैक्सिमम, वो आपके महेंद्रगढ़ में मिलेंगे। फिर हमने हिसार देखा, हिसार की पट्टी में 4 आते हैं। सबसे बड़ा सिरसा, सिरसा गाय में नंबर 1 है, गाय की संख्या में। सिरसा फल और सब्जियों में नंबर 1 है। सिरसा गेहूं में नंबर 1 है। सिरसा
में एरिया में नंबर 1 है और सिरसा में जो जनसंख्या घनत्व है, शायद ये बताया नहीं, वो सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिरसा सबसे बड़ा है लेकिन टच करता है सिर्फ एक जिले को, फतेहाबाद को, हिसार को टच नहीं करता। सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है और सिर्फ 2 एयरफोर्स स्टेशन आपके यहाँ फेमस हैं, एक अंबाला वाला और एक सिरसा वाला। सिरसा की सीट और अंबाला की सीट MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में जाएंगी 10 सीटें, उनमें से 2 आरक्षित हैं SCs के लिए, अंबाला और सिरसा। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हिसार हमने देख लिया, स्टील सिटी है, काउंटर मैग्नेट सिटी है, जिंदल परिवार ने इसको बहुत फेमस बना दिया, एजुकेशन का बहुत बड़ा कामकाज भी हिसार में है। तो हिसार हुआ और ये हुआ फतेहाबाद। फतेहाबाद में क्या था? फतेहाबाद में तो टोहाना से वो नहर की एंट्री इंपॉर्टेंट है, एक फतेहाबाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट जो गोरखपुर गांव में जिसके ऊपर काम चल रहा है, 4 यूनिट बनेंगी जिनमें 700 का प्रोडक्शन होगा और जब ऐसा होगा तो फिर हरियाणा बहुत बिजली के प्रोडक्शन में आगे निकल जाएगा। इसके अलावा हमने देखा जींद जो मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए फेमस है, जिसको काला सोना कहते हैं। जींद इकलौता हरियाणा का वो जिला जिसकी बाउंड्री अंदर ही अंदर 7 जिलों को टच करती है। क्या था वो? हरियाणा का SP HRSP KKF। ये KK कौन से नहीं हो सकता? कौन? कुरुक्षेत्र, क्योंकि वो सिर पे है। और पैरों में कौन कौन है? कैथल और करनाल। HRSP KKF मतलब हिसार, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, कैथल, करनाल, और F मतलब क्या होगा? फतेहाबाद। ठीक है, तो ये सारी बातें उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। गुड़गांव और हिसार हमारे कंप्लीट हो गए। ये 2 मंडल अब तुम्हें दिमाग में मैप में भी होने चाहिए और इनकी खासियत भी सबको जबानी याद होनी चाहिए। बहुत छोटे पार्ट करा रही हूँ, ये बहुत इलेबोरेटेड है। एक दिन में एक जिला पूरा हो जाए तो गनीमत माननी चाहिए, पर अगर ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। एक बेसिक सी समझ के साथ फिर आगे बढ़ेंगे ना तो पढ़ाई बेहद आसान दिखेगी। ठीक है, अंबाला का टाइम आज मुझे वो कह रहे हैं कम है क्योंकि 2:05 हो चुके हैं। कोई नहीं, एक बस मोटा मोटा सा बता देती हूँ। अंबाला में आपको पता है कौन कौन से आएंगे? अंबाला में 4 आएंगे। अंबाला, फिर एक आएगा पंचकुला, एक आएगा आपका यमुनानगर और एक आपका आएगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये 4 इस मंडल में ये 4 आएंगे। अंबाला में कल खास पढ़ेंगे कि अंबाला की खासियत क्या। आज 1-2 बस बता दूं, मिक्सी सिटी है आपका अंबाला। अंबाला में बहुत बड़े पैमाने पे ग्राइंडर, मिक्सर, जूसर बनाए जाते हैं। इसके अलावा पंचकुला की अगर मैं बात करूं, मोरनी हिल्स फेमस है पंचकुला में। पंचकुला में जो आपका ये इलाका है ना, HMT, यहाँ पर थी फैक्ट्री बहुत बड़ी, अब तो बंद पड़ी है। अगर बात करूं यमुनानगर की, यमुना नदी की एंट्री यहीं से होती है। यमुनानगर मेनली यमुना के कारण। और इसके अलावा आपका नेशनल पार्क जो दूसरा, 2 ही तो नेशनल पार्क हैं, एक वो सुल्तानपुर वाला, एक कलेसर, कहीं कहीं कालेसर लिखा है, वो यही है यमुनानगर में। यमुनानगर में भी कई तीर्थ स्थल हैं बड़े बड़े। और कुरुक्षेत्र की बात करूं तो 360 तीर्थ स्थलों को लेकर तीर्थराज की उपाधि इसको मिली हुई है। और कुरुक्षेत्र तो ऐतिहासिक भूमि है क्योंकि यहीं पर लड़ा गया था महाभारत का 18 दिन का युद्ध, जिसके ऊपर 18 पर्व लिखे गए। 18 कहाँ, मतलब दिनों की गाथा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आज इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कल इसको डिटेल से पढ़ेंगे। यानी हमारे अभी अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, अभी 4 मंडल बाकी हैं। 2 हमने थोड़े थोड़े से पढ़ लिए, गुड़गांव और हिसार। ठीक है, तो इनको मैं आज इसको जिलेवार परिचय की फाइल लगवा देती हूँ। कुछ लोग कह रहे थे PDF में डलवा दो। पहले अरिहंत के हिसाब से पढ़ लेते हैं क्योंकि अरिहंत बहुत बेसिक सी किताब है अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद मैंने बात कर ली है, जो मेरी अपनी बुक है वो भी उन्होंने कहा कि हाँ इस पे आ जाएगी, जिले टाइप भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर उससे पढ़ा दूंगी, वो थोड़ी डिटेल्ड है। जो मेरे वाली बुक है ना वो टाइम ज्यादा लेगी और अभी कई बच्चों का पेपर है नवंबर में, तो अब टाइम कम है तो पहले एक बार मोटी मोटी सारी चीजों को देख लें, फिर उसके बाद जब टाइम ज्यादा होगा तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर मैं अपने वाली बुक जो है उससे उसकी PDF लगवा दिया करूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहो, खुश रहो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए मन में रखो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है। थैंक यू।